हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आज हम जानेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसी के बारे में आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या करते हैं। यहाँ दिया हुआ है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ दिया अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना। अगर इस तरह से अगर सवाल दिया रहे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले उसको परिमेय मानिए, उसको मानेंगे परिमेय। जो भी दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो मान लेंगे माना कि जो है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहा दिए, इसका मतलब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ मान लेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ क्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है। जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, जहाँ P और Q, ऊपर वाले को P और नीचे वाले को Q, P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और Q बराबर 0 नहीं है, और Q बराबर 0 नहीं है। हर कभी 0 नहीं होगा। अगर हर 0 हो जाता है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। तो यहाँ हर 0 नहीं होने देंगे, तो लिख देंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, तथा P और Q का सार्वगुणनखंड जो है सिर्फ एक है। इतना मान लेंगे। इसके बाद देखिए, मान लिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखे जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं है, तथा P और Q का जो गुणनखंड अगर निकालते हैं तो उसका दोनों का भी गुणनखंड सिर्फ एक आएगा। P और Q का गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों का गुणनखंड सिर्फ एक आता है। अर्थात, अब लिखेंगे यहाँ अर्थात P/Q बराबर √5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो दोनों परिमेय संख्या है, तो दोनों परिमेय संख्या को हम इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए। उसके बाद देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा। P/Q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये स्क्वायर P पर भी और Q पर भी है, तो इसको हम अलग कर देंगे। P² स्क्वायर इधर हो जाएगा, रूट और स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा आपका 5। अब देखिए PQ स्क्वायर को अब उधर भगा देंगे, तो इधर किस में है, ये गुना में। Q स्क्वायर इधर भाग में, Q स्क्वायर इधर किस में है, भाग में। ये Q स्क्वायर इधर भाग में है। ये भाग जब बराबर के उस पर जाता है, आप पढ़े होंगे, भाग गुना बराबर के उस पर जाता है तो भाग जाता है, भाग बन जाता है, और भाग बराबर के उस पर जाता है तो गुना बन जाता है। तो यहाँ भाग बराबर के उस पर ले जा रहे हैं, तो इधर बचेगा क्या, Q स्क्वायर। भाग बराबर के उस पर जाएगा, भाग बराबर के उस पर जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। भाग बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो यहाँ भाग बराबर के उस पर जाएगा तो 5 गुना Q स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ P स्क्वायर यहाँ है, P स्क्वायर / Q स्क्वायर बराबर 5 हो गया। तो P स्क्वायर बराबर 5 गुना Q स्क्वायर। तो गुना यहाँ ये जो है Q स्क्वायर इधर भाग में था, इधर आके हो गया गुना में। तो इधर बचा क्या, ये नीचे वाले को हम इधर भगा देते, तो बचा इधर P स्क्वायर। सिर्फ P स्क्वायर का P स्क्वायर बराबर का बराबर 5 का 5 गुना Q स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए ये 5 को जो है, ये 5 इधर किस में है, गुना में आ गया, तो ये गुना 5 इधर आके भाग में हो जाएगा। तो P स्क्वायर / 5 बराबर Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ P स्क्वायर का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 होगा। चूँकि लिखेंगे P स्क्वायर का
गुणनखंड, चूँकि पी स्क्वायर का गुणनखंड बराबर 5 होगा, इसीलिए पी का गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड, इसीलिए पी का गुणनखंड भी 5 ही होगा, 5 होगा, 5 होगा, इसीलिए पी का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 होगा। पी का गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए क्या करना है, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर को समीकरण 1, यहाँ पी स्क्वायर का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 होगा, पी का भी गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम फिर से मानेंगे, ऊपर में कितना है, 5 है, ऊपर में मेरा 5 है, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, फिर से मानेंगे, तो यहाँ पी है ऊपर में, तो यहाँ मान लेंगे, माना कि जो है, माना कि ऊपर में मेरा क्या है, पी है, पी स्क्वायर बटे क्यू है, ऊपर में पी है तो पी को मान लेंगे, माना कि पी बराबर जो नीचे कितना है, 5 है, तो 5 अपने मन से कोई चर राशि इसमें लगा दीजिए, तो हम यहाँ लगा देते हैं एम। माना कि पी बराबर 5m, मान लेंगे पी बराबर 5m, माना कि पी बराबर 5m लिखेंगे। अब पी का मान, इसलिए जो है पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो पी स्क्वायर बटे 5 है, बराबर मेरा कितना है, क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, पी का मान कितना मान है, तो 5m, तो पी के जगह पे लिख देंगे 5m, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, ये स्क्वायर 5 पर भी है और ये स्क्वायर m पर भी है, तो चलिए हम इधर हल करते हैं। ये स्क्वायर 5 पर भी है और ये स्क्वायर m पर भी है, तो क्या लिखेंगे, 5m, फिर से इसको उतार लेते हैं, 5m, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर 5 पर भी है और ये स्क्वायर m पर भी है, तो ये स्क्वायर जो 5 को भी, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 बार लेकर गुना करना, तो यहाँ 5 पर स्क्वायर है तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, m पर स्क्वायर है तो m को 2 बार गुना करेंगे तो m स्क्वायर, नीचे वाला 5 है तो 5 लिख देंगे, इधर बचा क्यू स्क्वायर। अब इस कटा देंगे तो 25 बार 5 बार में कट जाएगा, तो 5m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए 5 को अब उधर भगा देंगे तो 5 और m स्क्वायर के बीच में गुना है, तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ये गुना 5 उधर जाके हो जाएगा भाग 5, तो भाग 5 हो गया, क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गया। अब जो है यहाँ देखिए इसको जो है समीकरण हम 2 मान लेंगे। यहाँ देख रहे हैं क्यू स्क्वायर का अगर गुणनखंड निकालते हैं, नीचे का हर का गुणनखंड निकलता है, तो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, इसका भी गुणनखंड 5 निकलेगा, इसीलिए यहाँ क्यू का भी अगर गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड क्यू का भी गुणनखंड निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, लिख देंगे। अतः अब यहाँ देखिए एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ देखिए हम माने थे क्या, ऊपर में माने हैं, यहाँ माने तथा पी और क्यू का गुणनखंड जो होगा सिर्फ 1 होगा, लेकिन यहाँ देखिए हम कितना पी का गुणनखंड यहाँ 5 निकल गया और यहाँ क्यू का गुणनखंड 5 निकल गया, यहाँ माने हैं 1 निकल गया, दोनों में 5, यहाँ दोनों का गुणनखंड हम 1 माने, पी का भी गुणनखंड 1 माने और क्यू का भी गुणनखंड 1 माने, लेकिन यहाँ निकल गया पी का गुणनखंड 5 और 1 का गुणनखंड 5, लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 और 2 से पी और क्यू का गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, जो मेरे माने वे कथन से गलत
है, इसीलिए हम कह देंगे, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही आपका हो गया सिद्ध। देखिए हम क्या लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 से P और Q का गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, जो मेरे माने हुए कथन से गलत है। समीकरण 1 और 2 से गुणनखंड देखिए कितना निकला, इसमें भी 5 निकला और यहाँ भी 5 निकला है, गुणनखंड 5 निकला है। लेकिन हम माने हैं क्या, समीकरण P और Q का गुणनखंड 1 नहीं निकला, यहाँ 5 निकल गया, तो जो मेरे माने हुए कथन से क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या। आप इसी तरह से जो है √3 का भी बनाइए, √2 का भी बनाइए, और जो है √7 का, जितना भी अपरिमेय संख्या आप सबको इसी तरह से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।